वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी कामयाबी हासिल की है। और आज हमारे पहले एपिसोड के बड़े ही फेमस इक्विटी मार्केट में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने। एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सौरभ मुखर्जी, फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। सौरभ ने अपनी तालीम जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की। उसके बाद लंदन में कुछ समय बिताने के बाद वो इंडिया वापस लौटे। उन्होंने एम्बेड कैपिटल में कुछ देर के लिए काम किया और उन्होंने फिर अपनी कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करी। मार्सलस 2017 15-16-17 में सौरभ को एशिया मनी पोल्स से खिताब भी मिला, लीडिंग इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट का। तो अब हमारे साथ इन्होंने किताबें भी बहुत लिखी हैं, उनके नाम मैं बता दूं कुछ किताबों के। द विक्ट्री प्रोजेक्ट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, डायमंड्स इन द डस्ट। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत सौरभ मुखर्जी से। वेलकम सौरभ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सौरभ, अगर हम अभी के बाजार की बात करें, 6 महीने पहले सिचुएशन कुछ अलग थी और 6 महीने में हम कहां से कहां पहुंच गए। साइकिल्स जो है वो टर्न हो गए, आपके इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऊपर की तरफ जाने लगे। सभी सेंट्रल बैंकर्स इन्फ्लेशन की जो एक कंसर्न है इंडिया में नहीं ग्लोबली, अब इंडिया तो थोड़ा बचा हुआ है, रेजिलियंस दिखा रहा है, पर ग्लोबली इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्रूड ऑयल की स्टोरी जो हम समझे थे खत्म हो चुकी है, अब क्रूड ऑयल के दाम जो है वो $25 तक भी जा सकते हैं। एक बार फिर क्रूड ऑयल की स्टोरी उभर के आ गई है। ऐसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में सौरभ, मार्केट में थोड़ी घबराहट लोगों को होने लगी है क्योंकि काफी 17% के आसपास निफ्टी में हम करेक्शन देख चुके हैं। आप इस टाइड को कैसे राइड कर रहे हैं और आपकी फिलॉसफी ऐसे मार्केट में, क्योंकि आपने बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं पहले, तो अनुभव के हिसाब से इस मार्केट को आप कैसे देखते हैं? गीतू जी, आज जैसे आपने बोला, आज कुछ मसले इन्वेस्टर्स के सामने फेस हो रहे हैं, जैसे कि तेल का भाव, रशिया का आक्रमण यूक्रेन के ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। 2 साल पहले कुछ और मुद्दे थे, कोविड का मुद्दा 2 साल पहले था। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आपके दर्शकों को गारंटी देता हूँ, 2 साल बाद कुछ और मुद्दे होंगे, राइट। सो कुछ लोग हैं, कुछ निवेशक हैं जिनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, सारी जिंदगी गुजर जाती है इन मुद्दों के साथ जूझते हुए। वो इन्हीं मुद्दों के साथ सारी जिंदगी उतार चढ़ाव, इमोशनल उतार चढ़ाव में लगे रहते हैं और बेचारे कभी भी निवेश नहीं कर पाते, राइट। कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा होता नहीं है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा होता नहीं है कि आसमान नीला होता है और पंछी उड़ रहे होते हैं और सुहानी हवा चल रही होती है और हम आराम से निवेश करके रातों रात अमीर बन जाते हैं। नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से मेरे इन्वेस्टिंग करियर में ऐसा टाइम नहीं आएगा, राइट। हमेशा कोई ना कोई मुद्दा होता है। इसके साथ झेलना कैसे होता है, हमारी जो किताबों में हमारी जो रेसिपी रही है, जैसे कि अगर मैं डायमंड्स इन द डस्ट की जिक्र करूं, डायमंड्स इन द डस्ट वो किताब है जो हमने लास्ट ईयर पब्लिश की थी। उसमें हमने 3 सिंपल तरकीब दिए, 3 सिंपल पिलर दिए हैं जिसके जरिए से आपके दर्शक निवेश कर सकते हैं और ये मैक्रो सिनारियो को एक साइड में रख के निवेश कर सकते हैं। पहला है, साफ सुथरे कंपनी की खोज करें जहां पे प्रमोटर क्लीन हो, अकाउंट साफ हो। दूसरा है, कंपनी ने लास्ट 10-15 साल में होशियारी से काम किया हो, रिटर्न ऑन कैपिटल जो बोलते हैं हमारे पेशे में, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी जनरेट की हो। और तीसरा, कंपनी का एक मोट हो, एक मोनोपोली हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाता हो कंपनी जो आप और मैं खरीदते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कंपनी का खड़ा नहीं है, राइट। ये 3 सिंपल जो पिलर हैं, ये नींव है हमारे निवेश का। क्लीन कंपनी, समझदारी से काम करने वाला प्रमोटर और मोनोपोलिस्टिक कंपनी, ये 3 अगर चीज आप करें तो फिर ये मैक्रो एनवायरनमेंट लेके उतनी सर खपाने की जरूरत नहीं। आपके पीछे जो शानदार सा सिनेरियो है, मैं इसका थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था 80s के दशक में। 91 में मेरे माँ बाप इंडिया से माइग्रेट कर गए थे। 80s में जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ था, 91 में जब हम माइग्रेट किए थे, आपके पीछे जो स्काई स्क्रेपर है, जो फ्लाईओवर है, कुछ भी नहीं था, राइट। नोएडा मेरे को याद है, उस समय जब जाते थे रिश्तेदारों से मिलने, थोड़ा रात को डर लगता था क्योंकि इतना सुनसान था, राइट। अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें, राइट, इंडिया का डेवलपमेंट 1990 से आज तक करीबन लास्ट 30 साल में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट करीबन 6-7% रहा है। रियल टर्म्स में एनसीआर का ग्रोथ रेट रहा होगा 10% के आसपास, राइट।
कोई भी इंसान अगर एनसीआर के बड़े बड़े कंपनीज की जिक्र करे, मारुति सुजुकी की जिक्र करे, हीरो होंडा की जिक्र करे, राइट, हैवल्स का जिक्र करें, ये सारे कंपनीज एनसीआर के हैं। इन कंपनीज ने लास्ट 30 साल में करीबन 25% कंपाउंडेड का रिटर्न दिया होगा। लेकिन अगर कोई भी किसी भी स्पेसिफिक ईयर में आप मैक्रो माहौल की बात करो तो टेंशन रही होगी, लेकिन जो एनसीआर में रहने वाला, इन कंपनीज में, शानदार एनसीआर के कंपनीज में निवेश किया होगा, उसको फायदा मिला होगा, देश प्रगति कर रहा है, आपके हमारे जिंदगी में सुधार आ रही है, उस सुधार में, उस प्रगति में विश्वास करे, ये मैक्रो मुद्दों को साइड में रख के अच्छे कंपनीज में निवेश करे। लेकिन सौरभ, घबराहट बहुत होती है। देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को है, जिसमें आपने 90,000 आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन मार्केट नीचे चली जा रही है, अब आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, आपकी हिम्मत नहीं होती इतना स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट करने की ऐसे फॉलिंग मार्केट पे। तो ये जो हिम्मत जुटानी है, ये कैसे जुटानी है? हाँ जी, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इस मुद्दे पे गौर करते हैं। घबराहट इंडिया में सारे मिडिल क्लास फैमिलीज को होती है, इसलिए आरबीआई के अगर हम डेटा देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के तहत 95% इंडियन फैमिलीज का वेल्थ किसमें लगा हुआ है? रियल एस्टेट और गोल्ड, राइट। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि रियल एस्टेट का भाव हर रोज दिखता नहीं है, राइट। अगर मोबाइल पे झलकता कि मुंबई के फ्लैट्स का या दिल्ली के फ्लैट्स का क्या भाव उतर चढ़ाव हो रहा है, तो घबराहट तो रियल एस्टेट से भी होती नहीं है, बिकॉज दिखती नहीं है, राइट। तो एक सिंपल तरीका घबराहट से डील करने का है, आप निवेश करें और डेली बेसिस पे स्टॉक प्राइस अपने पोर्टफोलियो को ना घूर घूर के देखिए, राइट। अगर आप किसी का भी भाव, अगर आप रियल एस्टेट का भी भाव मैं हर रोज आपको दिखाता, मेरा जो फ्लैट है इसका भाव, तो मैं खुद नर्वस ब्रेकडाउन से खत्म हो जाता, राइट। निवेश अच्छे कंपनीज में करें, एंड वंस अ ईयर या वंस एवरी 6 मंथ्स बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो की हालत देखिए, बट रोज रोज मत देखिए। दूसरी चीज, अगर आप देखिए घबराहट वाले लोग क्या करते हैं, वो आइदर रियल एस्टेट गोल्ड लेते हैं या फिक्स डिपॉजिट करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा घुसा देते हैं। इन सारे चीजों से, रियल एस्टेट इंक्लूडेड, मेरे माँ बाप का फ्लैट नोएडा के पास ही था, मैंने 2 हफ्ते पहले बेचा उसको। 40 साल में मेरे फादर और मदर को 7% की कंपाउंडिंग मिली आफ्टर टैक्स, राइट, विच इज सेम एज इन्फ्लेशन रेट। इसका मतलब क्या, मेरे बेचारे माँ बाप मेहनत करके जिंदगी का पैसा, जिंदगी की पूंजी उस फ्लैट पे लगाई और 0% रियल रेट ऑफ रिटर्न मिला। इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं मिला, मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न मेरे माँ बाप को जिंदगी 0 मिला। जब मैं दिल्ली में बड़ा हो रहा था, मैं सोचता था सिर्फ बंगाली फैमिलीज ही ऐसे अनफॉर्चुनेट है। जब थोड़ी सी अकल आई, रियलाइज किया सबकी हालत ऐसी है, वो बंगाली हो, तमिल हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, एवरीबडी इन इंडिया सफर्स बिकॉज एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड। और फिर हम 0% रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। 0 मतलब इन्फ्लेशन को माइनस करके कुछ पैसा नहीं बनता। तो घबराहट का जो डाउन साइड है वो भयंकर है, आपको मेरे को वेल्थ कमाने से रोकता है। घबराहट के साथ डील करने का पहला स्ट्रैटेजी है अच्छे कंपनीज में निवेश करके डोंट स्टेयर एट द पोर्टफोलियो एवरी डे, once every year is a sufficient enough time to revisit your investments। अच्छे कंपनीज में निवेश करें एंड लेट द कंपनी कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी हेल्प यू मेक मनी। एक फाइनल नुस्खा देता हूं घबराहट के साथ कैसे डील करना है, राइट। मैं सारी दुनिया भर में काम करके 18 साल हिंदुस्तान के बाहर था, 18 साल बाद इंडिया वापस आया। आज भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स इंडिया के बाहर रहते हैं, तो काम के मुद्दे में, काम के क्षेत्र में मैं उनको विजिट करता रहता हूँ। very few countries in the world, very few countries in the world have developed in the way India has developed in the last 10, 20, 30 years। डेवलपमेंट का जो सिलसिला है इंडिया में मजबूत है, सुदृढ़ है, इसकी डीप फाउंडेशंस हैं। ये 1 या 2 सरकार की वजह से या 2 या 3 इंटरेस्ट रेट्स की वजह से स्थापित नहीं है। ये आपके, मेरे और मेरे ख्याल से 10 करोड़ इंडियंस के मेहनत की वजह से ये डेवलपमेंट का सिलसिला इतना रोबस्ट है। इसमें विश्वास करें, इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आते हैं शेयर बाजार पे, तो वैल्यूएशन एक कंसर्न था 8 महीने पहले, अब करेक्शन के बाद वैल्यूएशन एक कंसर्न नहीं रहा है। तो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू, आर यू फाइंडिंग इट समवेयर नाउ? देखिए, पॉकेट्स ऑफ वैल्यू इंडिया जैसे कंट्री में परपेचुअली दिखते हैं मेरे को। क्यों दिखता है पॉकेट्स ऑफ वैल्यू? क्योंकि अगर हम बेसिक सा मैथ्स करें, 7-8% में हमारी रियल जीडीपी ग्रो कर रही है गीतू जी। उस पर अगर इन्फ्लेशन जोड़े 5% का जोड़ लीजिए, मतलब 13-14% पे हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। 13-14% इन रुपी टर्म्स इकोनॉमी ग्रो कर रहा है।
अगर हमारे पास थोड़ी सी स्किल है, हमारे जो मार्सलस में जो 20 फंड मैनेजर और एनालिस्ट है, अगर हमारी मेहनत, हमारी अकल थोड़ी सी भी काम आएगी, तो हमारा जो कंपाउंडिंग अपने क्लाइंट्स के लिए मोटा मोटी 20 के आसपास आएगा, हिस्टोरिकली आया है, उम्मीद है फ्यूचर में हम ऐसा नंबर ला पाएंगे। व्हाई डू आई से 20? मैं फिर से रिटरेट करता हूँ, 7-8 पे कंट्री ग्रो कर रही है रियल टर्म्स, इन्फ्लेशन ऐड करके रुपी टर्म्स में कंट्री ग्रो कर रही है 13-14। मार्सेलस का थोड़ा सा मेहनत, आपके दर्शकों की थोड़ी सी मेहनत, हाई टीन्स लो 20s में अच्छा निवेश करके इंडिया में कंसिस्टेंटली रिटर्न आता है। अगर हम हाई 20s का रिटर्न रिलेटिवली एफर्टलेसली ला सकते हैं, तो मैं ये पॉकेट्स ऑफ वैल्यू में ज्यादा खोजने में विश्वास नहीं करता। हाँ बिल्कुल, हम इस चीज पे बहुत केयरफुल रहते हैं कि ऐसे इंडस्ट्री में नहीं घुसना जहां पे रेगुलेटरी साइन ऑफ्स की बहुत अहमियत हो, जैसे कि रियल एस्टेट। अगर आप नोएडा में या मुंबई में भी कोई होटल स्थापना करने की चेष्टा करें, आपको करीबन 60 रेगुलेटरी क्लियरेंसेस की जरूरत है। एंड एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस प्रोग्राम नोज कि अगर आप मुंबई में या चेन्नई में या कोलकाता में या नोएडा में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस खोजने के लिए निकलो तो क्या करना पड़ता है। तो जाहिर है देयरफॉर रियल एस्टेट सेक्टर से थोड़ा सा हम सावधान रहते हैं, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से थोड़ा सा हम सावधान रहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से थोड़ा सा हम सावधान रहते हैं, बारिंग इस प्रकार के सेंसिबल रूल्स कि जहां पे खतरा हो वहां से दूर रहो। उसके अलावा हमारा निवेश का खोज उन्हीं 3 पिलर्स पे बेसिस्ड है। क्लीन अकाउंट्स होनी चाहिए, साफ सुथरे अकाउंट्स, समझदार प्रमोटर, ट्रैक रिकॉर्ड समझदारी की प्रमोटर जी की, और तीसरा मोनोपोली प्रोडक्ट। अगर हम अर्निंग्स की बात करें, ये माना जा रहा है कि जो पहले 3 क्वार्टर्स है FY23 के, वहां पे मार्जिन्स को लेके काफी दबाव कंपनियों में देखने को मिलेगा, और उसके मुख्य कारण है कमोडिटी के दाम, बढ़ते हुए दाम, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कुछ कंपनीज के प्राइसिंग पावर पे भी पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल FMCG वो अपने दाम तो बढ़ा रही है, लेकिन एग्रेसिवली नहीं बढ़ा सकती क्योंकि डिमांड पे हिट आ सकता है। FY23 के लिए कौन सी ऐसी टॉप सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि अपने अर्निंग्स को मैनेज कर पाएंगे वेल? तो देखिए, ये जो टिप्पणियां जो हमारे ब्रोकर्स देते हैं, मैंने अखबारों में भी देखा है, इस प्रकार की टिप्पणी काफी दी जाती है कि अब अर्निंग्स पे दबाव आएगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस उभर के आ जाएगा, राइट। तो अगेन इसकी अगर आप अहमियत देखो, इसकी खास अहमियत है नहीं। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च 2020 कोविड का भारी प्रहार आया, राइट। तो करीबन लेट मार्च तक दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग हमारी मार्केट कोलैप्स हो रही थी। आई थिंक 21 या 22 मार्च प्रधानमंत्री जी ने हमको लॉकडाउन में डाला, राइट। तब बोला गया था 1 हफ्ता है, बट मोस्ट पीपल अंडरस्टूड कि 1 हफ्ते में तो कोविड का प्रहार खत्म नहीं होगा। अगले दिन मार्केट ने भयंकर नीचे झटका लिया। अगर हम 22 या 23 मार्च, फॉरगेट द एग्जैक्ट डेट, बट अगर हम उस दिन का अखबार निकाले तो मैं गारंटी देता हूं हमारे देश के सारे दिग्गजों ने बोल दिया था कि देश बर्बाद है, स्टॉक मार्केट बर्बाद है, भाग जाइए, सब बेच बूझ के सब भाग जाइए, प्रॉब्ली FD में डाल दीजिए, राइट। हुआ क्या? वही दिन मार्केट का बॉटम था, राइट। वही दिन मार्केट का बॉटम था। उसके बाद 12-18 महीने में मार्केट डबल हो गई, अनबिलीवेबल, राइट। तो ये जो प्रकार की ये जो भविष्यवाणी दी जाती है कि मार्केट पे अर्निंग्स पे दबाव आएगा, ये थोड़ा सा मेरे को, जितना भी ये सारी जितना मेरे को स्केप्टिसिज्म होती है। ऑलरेडी इन फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट, जो नतीजे आए, रिजल्ट्स आए, उस पर मैं देख रहा हूँ कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी जहां पे हमारा निवेश है, कुछ पेंट कंपनी जहां पे निवेश है, ऑलरेडी उनकी मार्जिन ऊपर चढ़ रही है, बिकॉज दे ऑलरेडी फिगर्ड आउट अ वे टू डील विद इनपुट कॉस्ट प्रेशर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स, राइट। इंडिया का मार्केट का 1/3 है फाइनेंशियल्स, उसमें जाहिर है इनपुट कॉस्ट प्रेशर की कोई गुंजाइश नहीं है। इनफैक्ट जैसे जैसे RBI रेट बढ़ाएगा, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, स्ट्रॉन्ग NBFCs हैं, राइट, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, बाय द वे इन सारे स्टॉक्स में हमारा निवेश है, मार्सलस का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, राइट। जितना भी जिंदगी की पूंजी हमने डाला है मल्टीपल लेवल्स पे, क्लाइंट्स का पैसा, अपना पैसा, माँ बाप का पैसा, सो व्हाटएवर स्टॉक्स आई से प्लीज टेक इट विद दैट डिस्क्लेमर। तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ऐसे स्टॉक जैसे RBI रेट्स बढ़ाएगा, इनकी मार्जिन्स और मोटी होंगी और तगड़ी होंगी, राइट। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत डाइवर्सिफाइड चीज है। जाहिर है किसी भी साल में वो
ये वाला FY22 हो या FY23 हो या FY24, कुछ कंपनीज की मार्जिन नीचे जाएंगी, कुछ कंपनीज की मार्जिन ऊपर जाएंगी। ये बोलना कि पूरा का पूरा मार्केट का मार्जिन दब जाएगा, मेरे ख्याल से ये उतना सर्टेन नहीं है जितना आज लग रहा है। एंड एज आई सेड, ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई कैन सी दैट फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्चुअली मार्जिन एक्सपैंड करेगा। मेरे ख्याल से ऑटो एंसिलरी में भी कुछ हद तक मार्जिन एक्सपेंशन आ सकती है। सिमिलरली even in FMCG, in spite of the food inflation, कुछ हद तक मार्जिन एक्सपेंशन आ सकती है। सो आई स्ट्रेस वंस अगेन, मैक्रो मुद्दों को लेके परेशान ना होए। हाँ, नॉट ओनली परेशान ना हुई, मैक्रो मुद्दों को लेके नाइदर यू नॉर आई नॉर एनीबडी एल्स कैन मेक एनी मनी। मैक्रो मुद्दों से निवेश करना मुश्किल है। आप इकोनॉमिक्स के जानकार है, तो आप इंडिया को कैसा देखते हैं, पोजीशन्ड विज़ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलप्ड? बहुत मजबूती से देखता हूं एक्चुअली। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई एम ग्लैड यू रेज दिस। हमारे देश में 3 बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं लास्ट 10 साल में, जिनका प्रभाव पूरी तरह से आज देखने को मिल रहा है, राइट। पहला चेंज आपके पीछे जो दिख रहा है, रोड नेटवर्क। इंडिया की रोड नेटवर्क डबल हुई है, हमारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क 40 गुना बढ़ा है 10 साल में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो एग्जिस्ट नहीं करते थे 10 साल पहले, आ गई है। इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है इतना तगड़ा हो गया है कि कंपनीज की वर्किंग कैपिटल साइकिल घट रही है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो वाला टाइम जब पैसा लॉक्ड अप रहता है। कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, आपको मेरे को एंड प्रोडक्ट बेचती है, बीच में पैसा लॉकअप हो जाता है। वो लॉकअप का टाइम घट रहा है बिकॉज सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है। इससे कंपनी के पास ज्यादा कैश आ रहा है, बैलेंस शीट तगड़ी बन रही है हिंदुस्तानी कंपनियों का। कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट आज जिस पोजीशन में है, इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा पोजीशन कभी पहले था नहीं। दूसरी चीज, जैसे जैसे टैक्स इवेजन पे क्रैकडाउन हो रहा है, राइट, सरकार क्रैकडाउन कर रही है, जीएसटी इज वेरी हार्ड टू इवेड। जैसे जैसे टैक्स इवेजन पे क्रैकडाउन हो रहा है, वैसे वैसे वेल्थ फॉर्मलाइज हो रही है। वेल्थ रियल एस्टेट और गोल्ड से निकल के स्टॉक मार्केट में आ रही है। अगर आप डेटा देखें, ईयर एंडिंग मार्च 2020 करीबन $80-90 बिलियन came into the stock market via mutual funds, direct equity, PMS, AIF। उस पे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के फ्लोज ऐड कर दीजिए गीतू जी, करीबन $100 बिलियन फाइनेंशियलाइज हुआ, मतलब फिजिकल से फाइनेंशियल में मूव किया। इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट रही है, पैसे का भाव गिर रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी घट रही है। बट उससे भी महत्वपूर्ण, FII की जितनी भी फ्लो है उसको नेगेट किया जा रहा है। विदेशी इन्वेस्टर निकल रहा है, वो उसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आप हमारे जैसे लोग मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। इससे विदेशी इन्वेस्टर का झटका और मार्केट को फील नहीं होता, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अहमियत बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि हम फाइनेंशियलाइज कर रहे हैं कंट्री को। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम टैक्स इवेजन पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। वो लोग जो काला पैसा कमाते हैं, जो लोग अपने प्रॉफिट पे भारत सरकार को टैक्स नहीं पे करके उनको दबाया जा रहा है, एज दे गेट स्क्वीज्ड they come into the financial system and the country gets stronger, right? तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं हम इसको, और तीसरा जो सिलसिला इंडिया में जबरदस्त रहा है is the ability of Indian companies to scale not just in India, to scale globally, right? दुनिया का मार्केट अब हमारे लिए उपलब्ध है। TCS का एग्जांपल लीजिए, $150 बिलियन मार्केट का कंपनी है, 25% से फ्री कैश फ्लो कंपाउंड किया 20 साल से, मतलब कि करीबन 10x in 10 years, 100x in 20 years कंपाउंड करके दिया है। ये तो रही, आपने कहा कि हमारा इंडिया इज शाइनिंग, लेकिन हमारे जो न्यू जनरेशन है जो मार्केट्स में आ रही है, पिछले 2 साल में मौका मिला उनको स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। कुछ लोग जो समझदार है वो पैसा बना रहे हैं, वो समझते हैं बाजार को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शॉर्ट टर्म 1 दिन होता है, लॉन्ग टर्म 1 महीना होता है। आपकी एडवाइस क्या रहेगी हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहती है? देखिए, अगर 1 दिन में पैसा बन जाता है या इवन 1 महीने में, तो मेरे सर पे बाल काफी ज्यादा होते। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस मतलब धैर्य से, धीरज से काम लेना होता है। इसलिए धीरज से काम लेता होता है, नॉट बिकॉज स्टॉक मार्केट गोज अप एंड डाउन। धीरज से इसलिए काम लेना पड़ता है क्योंकि एक अच्छी कंपनी को भी टाइम लगता है आपके लिए पैसा कमा के देने में। जिस प्रकार से राहुल द्रविड़ क्रिकेट खेलते हैं, उसके हम बहुत बड़े फैन हैं। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में बाय फार द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है। कोई भी बैट्समैन T20 में, ODI में हो,
या टेस्ट क्रिकेट में हो, द्रविड़ से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। डायमंड्स इन द डस्ट में हमने द्रविड़ जी की चैप्टर लिखी है। द्रविड़ का की स्किल ही था कि डट के खेलो, ऑपोजिशन को थका के खत्म कर दो और फिर इंडिया को जीत की तरफ ले जाओ। कुछ वैसा ही बिजनेस के क्षेत्र में भी होता है। जो सबसे मजबूत कंपनी होती है वो अपने कंपटीशन को निचोड़ती है, पहले थका देती है, फिर उसको खत्म करती है, और फिर आपका मेरा बड़ा पैसा कमाने को मिलता है। सो धैर्य की जरूरत है। मेरी सलाह होगी कि अगर आप 3 साल नहीं दे सकते किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में 3 साल नहीं दे सकते, तो मार्केट में मत घुसिए। आपके लिए मार्केट अच्छी जगह नहीं है पैसे कमाने के लिए। जब भी बाजार गिरता है तो हम कहते हैं कि एसआईपीस करिए, स्टॉक एसआईपीस करिए, क्या ये एक बेहतर विकल्प है? ये कुछ हद तक मेरे ख्याल से एक अजीब सा इंडिया में मिस सेलिंग हुआ है। एसआईपी बिल्कुल करनी चाहिए, बट इसके बाजार के गिरते लोगों ने क्या किया, बोला कि एसआईपी ऐसे क्यों करिए, क्योंकि कुछ कुछ महीने मार्केट गिरेगी, कुछ महीने चढ़ेगी, तो अब एसआईपी कर लीजिए। ये सोच गलत है, क्योंकि मानिए मार्केट 10 साल ऐसे गिरती है, तो आप एसआईपी करोगे तो यू गोना एवरेज डाउन, नो। एंड बाय द वे कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट चढ़ेगी या गिरेगी आपके एसआईपी के दौरान। तो एसआईपी तब करिए जब आपकी खुद की आमदनी छोटे छोटे टुकड़ों में आती है। मानिए आप मेरे जैसे सैलरीड पर्सन हो, तो हर महीने मार्सलस मेरे को सैलरी देती है, मैं कुछ उसके पैसे मार्सलस के प्रोडक्ट्स में लगाता हूं, तो बिल्कुल मेरे को एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको खुद पैसे एक साथ लमसम में मिल रहा है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए मार्केट में, प्रोवाइडेड यू कैन हैंग इन देयर फॉर 3 years। सो एसआईपी इज नॉट अ पैनासिया, एसआईपी इज नॉट अ रेमेडी कि मार्केट के उतार चढ़ाव से मैं वंचित हो जाऊंगा क्योंकि मैं एसआईपी कर रहा हूं। सौरभ, आपसे कहा जाए कि 3 स्टॉक्स ऐसे बताइए जो आपकी टॉप लिस्ट, आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। तो मैं बता देता हूँ ना, 3 स्टॉक यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, हम एज इन मार्सलस, एंड जहाँ पे मेरा भी निवेश है। तो हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग है एशियन पेंट्स, हमारे दूसरे बड़े होल्डिंग्स है एचडीएफसी बैंक एंड बजाज फाइनेंस। एंड आई स्ट्रेस अगेन, इन तीनों स्टॉक्स में हमारे बहुत सारा पैसा, हजार करोड़ में लगा के रखे हैं। तीनों कंपनीज में एज आई सेड क्लीन प्रमोटर्स हैं, अकाउंट साफ सुथरे हैं, समझदारी से, मेहनत से इन्होंने लास्ट 10-20 साल में काम किया है, और जबरदस्त फ्रेंचाइज है, स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव एडवांटेजेस है, कोई दूसरा कंपनी इनसे compete करने की क्षमता नहीं रखता। जिस तरह से एशियन पेंट की पिटाई हुई है, घबराहट नहीं हुई? नहीं, घबराहट हमको होती नहीं है। ये पिक्चर बार बार चलती है और बार बार हम इस पिक्चर पे पैसा कमाते हैं। तो जब कभी भी तेल का भाव ऊपर जाता है, लोग एशियन पेंट्स बेचते हैं, वो गलती करते हैं, क्योंकि तेल का भाव का बहुत चढ़ना या गिरना एशियन पेंट्स अपने कस्टमर्स पे पास ऑन करता है। तो लेकिन हर बार यही सेम सिलसिला होता है, हर बार हम जब एशियन पेंट्स लोग तोड़ते हैं, हम खरीदते हैं भारी मात्रा में और अच्छा कमाते हैं। कोई नई बात इसमें है नहीं है। रैपिड फायर क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। अच्छा, एक शब्द में भी आप जवाब दे सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम कोविड क्राइसिस, क्या सीखा आपने कोविड क्राइसिस के दौरान? पेशेंस, धैर्य, धीरज। What does wealth mean to you? वो वाली चीजें करना जो मेरे और मेरे वाइफ चाहते हैं, which is helping causes beyond us and our family। एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना हो अपने आप को, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऐसा पढ़ाकू हूँ, है कैसे, बहुत किताबें पढ़ने का शौक है। आप लिखते भी बहुत सारी किताबें हैं। हाँ जी, दोनों शायद को रिलेटेड होंगे गीतू जी। अच्छा, अगर कुछ एक चेंज आपको कहा जाए कि अपने में आपको लानी हो, तो क्या चेंज आप बोलेंगे कि मेरे को ठीक है यार, मैंने अगर ऐसा मेरे को बहुत उम्मीद है कि कभी मेरे को एबिलिटी मिलेगी कि फ्राइडे शाम को 7 बजे मेरा दिमाग रुक जाएगा और सैटरडे संडे में रिलैक्स कर पाऊंगा। ये अगर हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, तो कौन सी स्पोर्ट्स या गेम्स आप देखते या खेलते हैं, क्या अच्छा लगता है? क्रिकेट, फुटबॉल। क्रिकेट ज्यादा शायद, क्योंकि ज्यादा दिखती है इंडिया में। जब छोटा था तो फुटबॉल ज्यादा दिखता था। तो अच्छा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जैसे कि बाजार के उतार चढ़ाव कैसे डील करते हैं? वो ज्यादा खाना शुरू कर देता हूँ। जंक फूड ज्यादा खाने की इच्छा होती है। कभी ऐसा हुआ है सौरभ कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक हो जिसको आपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा हो, लेकिन आपको उससे प्यार हो गया हो? ऐसा कोई स्टॉक हुआ है क्या? आई थिंक कुछ प्रमोटर है जिनके बर्ताव से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं हम, अभी भी हैं। जैसे उदय कोटक जी ने जिस प्रकार से कोटक बैंक को बनाया है, संजीव बिखचंदानी साहब ने जिस प्रकार से इन्फोज को बनाया है, क्योंकि इस प्रकार का शख्स, इस प्रकार का फोकस्ड, इंटेलिजेंट, एथिकल इंसान काफी कम दिखते हैं इंडिया में। तो शायद
थोड़ा सा हेलो इफेक्ट इनके पास आ जाता है। बाकी टीम कोशिश करती है फिर वो हेलो इफेक्ट तोड़ने का, बट हाँ ये जरूर मानता हूँ कि कुछ प्रमोटर के रवैये से हम काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्या बोलूं मतलब लोटस इन अ पॉन्ड वाला सिनारियो आ जाता है। What is your biggest fear, Saurabh? Biggest fear, I think we got 2 little kids, so I guess we little भी नहीं है, we teenagers हैं, तो उम्मीद रहती है कि उनकी जिंदगी अच्छी हो, तो उनके बारे में चिंता होती है कभी-कभी। अच्छा ये बताइए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं होते तो क्या होते? तो किताब लिखते, आशा उम्मीद की आप और आपके दर्शक पढ़ते हैं किताब। Thank you, Saurabh, for your time. It was a pleasure speaking with you as always. I really enjoyed the chat. Thank you, Gitu ji. Thank you to the Jagaran team as well. Thanks, folks.